हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से मौर्य वंश की स्थापना हुई, चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का था, किस किस पुस्तक के माध्यम से हमको ये पता चला कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसका क्या नाम और था, या किसने इस अन्य नामों को जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ तदात्मता स्थापित की। अब आज की क्लास में हम देखते हैं कि इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो राजा बने, अर्थात हम आज बात करेंगे बिंदुसार की। बिंदुसार ये 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठते हैं। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठते हैं। ये कब तक रहते हैं? 273 ईसा पूर्व तक बिंदुसार गद्दी पर रहते हैं। ये बिंदुसार के अन्य नाम, जैसे यूनानियों ने क्या कहा, यूनानियों ने बिंदुसार का नाम, यूनानियों ने कहा कि ये बिंदुसार जो है, बिंदुसार ये अमित्र घात है, अमित्र घात, या इसको कहा इन लोगों ने अमित्र चेटस। बिंदुसार को यूनानियों ने अमित्र घात या अमित्र चेटस कहा। इस अमित्र घात का अर्थ है, अमित्र घात का अर्थ या अमित्र चेटस का अर्थ है कि शत्रुओं का नाश करने वाला, अर्थात जो भी इसके विरोधी हैं या शत्रु हैं, शत्रुओं का नाश करने वाला जो है इस अमित्र घात का अर्थ है। और यहां से वायु पुराण में इस बिंदुसार को कहते थे भद्रसार या वारिसार। वायु पुराण में बिंदुसार का नाम मिलता है भद्रसार या वायुपुरा। जैन ग्रंथों में बिंदुसार का नाम मिलता है सिंहसेन। सिंहसेन, ये जैन ग्रंथ की पुस्तकों में बिंदुसार का नाम मिलता है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किस धर्म को मानने वाला था? धर्म को कौन सा मानता था? ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी है। आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आजीवक संप्रदाय की स्थापना, आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खलीपुत्र गोसाल ने किया था। मक्खलीपुत्र गोसाल ने किया था। इसी आजीवक संप्रदाय का अनुयायी जो था बिंदुसार था। यहां से बिंदुसार से काफी प्रश्न निकल के नहीं आते हैं, बस कुछ ही चीजों से पेपर में प्रश्न पूछ सकता है। जैसे बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हो गया। तक्षशिला में विद्रोह हो गया। विद्रोह कहां पे हुआ? सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में। सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच का जो एरिया था उसमें विद्रोह हो गया। सबसे पहले इसने क्या किया कि अपने पुत्र जो है सुसीम को भेजा। सुसीम को उस तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए भेजा, लेकिन सुसीम उस विद्रोह को दबाने में असफल हुआ। फिर ये अपने दूसरे पुत्र को भेजता है उस तक्षशिला पर। दूसरे पुत्र को क्या नाम था? अशोक। अशोक को भेजता है कि जाओ और तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ उसको दबाओ। अपनी रण कौशलता से, ये राजनीति से अशोक जो है तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने में सफल होता है। वहीं से पता चल चुका था कि अशोक जो है भावी मगध सम्राट है। जब अशोक तक्षशिला का विद्रोह दबाने पहुंचता है, पेपर में कभी कभी पूछता है कि जब तक्षशिला का विद्रोह समाप्त करने के लिए पहुंचता है तो वो कहां का प्रशासक था? तो ये मालवा और उज्जैन का प्रशासक था अशोक। यहीं से वो सीधे पहुंचा तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए। यह बिंदुसार जो था लोगों से मेल मिलाप की नीति में ज्यादा विश्वास करता था। लोगों से मित्रता स्थापित करने में इसका भरोसा ज्यादा था। इसने क्या किया? सीरिया नरेश एंटियोकस को, सीरिया का शासक है एंटियोकस को ये पत्र लिखता है और इससे कहता है कि हमें जो है आप कुछ सामान भेज दीजिए। कुछ सामान कहता है, कुछ सामान में क्या है? सूखी अंजीर और अंगूरी मदिरा। साथ में क्या कहता है कि एक दार्शनिक भी भेज दो।
एक दार्शनिक भी भेज दो। किससे कहता है? सीरिया नरेस एंटियोकस से। लेकिन ये सब कुछ भेजने के साथ सीरिया का नरेस एंटियोकस कहता है हम सब कुछ भेज देंगे, लेकिन दार्शनिक भेजने में असमर्थता जताता है कि हम दार्शनिक नहीं भेज पाएंगे। एक विद्वान होते हैं स्ट्रैबो ने क्या कहा कि जो ये बिंदुसार था, जो सीरिया का नरेस एंटियोकस प्रथम था, सीरिया का शासक जो जिससे इसने पत्र व्यवहार किया था, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम, एंटियोकस प्रथम, ये जो है स्ट्रैबो कहता है कि बाद में इसने एक दार्शनिक भेजा था, ये डाइमेकस नामक राजदूत भी भेज दिया था। डाइमेकस नामक राजदूत। स्ट्रैबो कहता है कि जो सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम था, बाद में उसने डाइमेकस नामक राजदूत को जो है बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस राजदूत के रूप में आया था। मिस्र के शासक उनका नाम था टालमी द्वितीय फिलाडेल्स। इन्होंने एक बिंदुसार के दरबार में डायोनिसिस नामक राजदूत भेजा था। डायोनिसिस नामक राजदूत जो है बिंदुसार के दरबार में भेजा था। मिस्र के शासक टालमी द्वितीय, इन्होंने डायोनिसिस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। एक बौद्ध विद्वान थे तारानाथ। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने कहा कि ये जो बिंदुसार है, तारानाथ ने कहा कि जो बिंदुसार है ये 16 राज्यों का विजेता है। अर्थात तारानाथ के अनुसार ये जो है 16 राज्यों को जीता था, 16 राज्यों का विजेता है। इस बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्यों की एक कार्यकारिणी थी, सदस्यों की कार्यकारिणी थी, या हम कह सकते थे कि मंत्रिपरिषद थी, सदस्यों की मंत्रिपरिषद थी। इस बिंदुसार के दरबार में जो है 500 सदस्यों की एक मंत्रिपरिषद थी। इसके प्रमुख को, जो ये मंत्रिपरिषद थी, उसके प्रमुख को खल्लाटक कहते थे। बिंदुसार से बस इतने प्रश्न निकल के आ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये मौर्य वंश का अगला शासक अशोक, जिससे काफी प्रश्न निकल के आते हैं। अशोक महान, मौर्य वंश का अगला शासक अशोक। सबसे पहले हम ये चीज देखते हैं कि जो पहले के राजा महाराजा थे उनके कई पत्नियां होती थी। पिता तो एक, लेकिन पत्नी कई होती थी, जिसमें ये नहीं पता चलता था कि जो ये राजा है, जैसे सबको ये अशोक है, अशोक की माता का क्या नाम था। तो इसको जानने के लिए कई पुस्तकों का सहारा लेना पड़ा, जैसे महाबोधि वंश, ये बौद्ध धर्म की किताब है। इसमें कहता है कि ये इसकी माता का नाम, अशोक की माता का नाम धम्मा। बौद्ध धर्म की किताब जो महाबोधि वंश है, इसमें कहता है अशोक की माता का नाम जो है धम्मा है। इसके बाद एक पुस्तक है दिव्यावधान। इसमें अशोक की माता का नाम पसादिका। इसमें अशोक की माता का नाम पसादिका। एक अन्य किताब है अशोक अवदान माला। इसमें जो है इसकी माता का नाम अशोक की माता का नाम शुभदांगी। एक स्मिथ ने किताब लिखी है, स्मिथ ने किताब लिखी है अशोक, या कहीं कहीं मिलता है अशोका। इसमें इसकी माता का नाम जो है शुभदांगी। ये इतने पुस्तकों के माध्यम से हमको पता चलता है कि अशोक की माता का ये नाम हो सकता है। जैसे इसके माता के नाम पर विवाद था, उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अशोक की भी कई पत्नियां थीं। इसकी जानकारी हमको कहां से मिलती है? इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। बौद्ध ग्रंथों के माध्यम से हमको जानकारी मिलती है। इसके पत्नी का नाम असंध मित्रा, और दूसरी थी महादेवी।
तिस्य रक्षिता पद्मावती। अशोक के इलाहाबाद अभिलेख से, अशोक के प्रयागराज, आजकल ये प्रयागराज हो गया ना, इलाहाबाद इसको कहते थे, प्रयागराज अभिलेख से एक पत्नी है करवाकी का भी उल्लेख है, करवाकी की भी जानकारी प्राप्त होती है अशोक के इलाहाबाद स्तंभ लेख से। बौद्ध ग्रंथों में अशोक के बौद्ध की जितनी भी जानकारी हमको मिली हुई है बौद्ध ग्रंथों से मिली हुई है। बौद्ध ग्रंथों में अशोक के दो पुत्रियों का उल्लेख है। पुत्रियों का नाम क्या है? पुत्रियों का उल्लेख है, पहली है संघमित्रा और चारुमती। अशोक के दो पुत्र बौद्ध ग्रंथों से ही पता चलता है। अशोक के पुत्रों के बारे में भी हमको पता चलता है बौद्ध ग्रंथों से। ये बौद्ध ग्रंथों में एक का नाम बताते कुणाल, दूसरा पुत्र है इसका महेंद्र। अशोक के एक दूसरे पुत्र का उल्लेख, राजतरंगिणी में है। राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? ये कल्हड़ की पुस्तक है। राजतरंगिणी कल्हड़ की पुस्तक है। इसमें कहता है कि एक इसका पुत्र है जौलक, और इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है, इलाहाबाद का स्तंभ लेख, उसमें कहता है कि जो है एक अशोक का पुत्र है जिसका नाम है तीवर का भी उल्लेख पता चलता है हमको। कहां से? इलाहाबाद के स्तंभ लेख से पता चलता है कि ये अशोक का पुत्र है। अब बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक जो है 273 ईसा पूर्व में गद्दी पे बैठता है। 273 ईसा पूर्व में गद्दी पे बैठता है, लेकिन यहां पर इसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में होता है। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में होता है। अशोक के जो राज्याभिषेक की जानकारी है बौद्ध ग्रंथ महावंश के माध्यम से हमको पता चलती है। महावंश में क्या पता चलता है कि ये अपने 99 भाइयों की हत्या करता है। ये 99 भाइयों की हत्या करता है और उसके बाद ही ये राजा जो है बनता है। मगध की गद्दी पर मौर्य वंश का जो अगला शासक था वो अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद ये राज संभालता है, इसलिए इसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। राजा तो ये बन गया तो 273 ईसा पूर्व में, लेकिन इसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में इसका होता है। महावंश कहते हैं कि अपने 99 भाइयों की हत्या किया, उसके बाद ये जाके राजा बना। इसके राज्याभिषेक की जानकारी, अशोक के राज्याभिषेक की जो जानकारी हमको मिलती है वो अन्य किताबों के माध्यम से भी मिलती है। कौन कौन से हैं? दीपवंश, महावंश, चीनी ग्रंथ है फा, और एक पुस्तक है दिव्यावधान। इन सब पुस्तकों के माध्यम से हमको जो है अशोक के राज्याभिषेक की जानकारी प्राप्त होती है। राजा बनने से पहले अशोक अवंती का शासक था। राजा जब ये बनता है उससे पहले ये अवंती का प्रशासक था। कभी कभी पेपर पूछता है कि जब अशोक राजा बना उससे पहले ये कहाँ का शासक संचालन कर रहा था, तो ये अवंती का प्रशासक था। जब ये राजा बनता है तो ये इसके कई नाम मिलते हैं, जैसे अशोक को अभिलेखों में देवान पी की उपाधि मिली। अशोक स्वयं को अभिलेखों में देवान पी कहता था। मासकी अभिलेख में, अन्य अभिलेखों में, अलग अलग नाम मिलते हैं। मासकी अभिलेख में स्वयं को बुद्ध शाक्य कहता था, बुद्ध शाक्य। गुर्जरा अभिलेख या हम कह सकते हैं भाब्रू अभिलेख। भाब्रू अभिलेख में ये कहता है
प्रियदर्शी, स्वयं को यह प्रियदर्शी कहता है। साथ में इस भाब्रू अभिलेख में उल्लेखित है कि ये जो है मगध का राजा है, स्वयं को यह कहता है कि मगध का राजा। किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? अशोक का नाम किस अभिलेख में मिलता है? मस्की अभिलेख, नेतुर अभिलेख, उडे गोलम अभिलेख, गुजरा अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख इन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के कनगहल्ली से एक प्रस्तर शिल्प मूर्ति प्राप्त हुई है, या प्रस्तर उभारदार मूर्ति शिल्प अभिलेख प्राप्त हुआ है। कर्नाटक के ये गुलबर्गा जिले में, गुलबर्गा जिला, इसमें कनगहल्ली से अशोक का एक उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख प्राप्त हुआ। मूर्ति शिल्प शिलालेख मिला हुआ है। कहां से? कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के कनगनहल्ली नामक स्थान से। इसमें जो है अशोक के प्रस्तर शिल्प के साथ, अशोक का जो है अशोक के प्रस्तर शिल्प चित्र के साथ राडियो अशोक उल्लेखित है, लिखा गया है। अर्थात यह राडियो अशोक का अर्थ है कि राजा अशोक उल्लेखित है। कनगहल्ली है, कहीं कहीं पर इसको देते हैं कनगनहल्ली। ये दोनों नाम इसी का है। कुछ किताबों में देते हैं कनगहल्ली, कुछ में देते हैं कनगनहल्ली। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता है, या पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें या 9वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करता है। ये उस समय कलिंग अवस्थित कहाँ था? आज वाला जो है अगर हम देखें कि ये इस समय कलिंग कहाँ अवस्थित था, तो ये उड़ीसा में था। उस समय कलिंग का राजा नंदराज था। ये जब नंद वंश को समाप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो ये कलिंग स्वतंत्र हो गया था। लेकिन जब अशोक शासन सत्ता पे बैठता है, तो वो ये सोचता है कि ये कलिंग को जीतना अति आवश्यक है। क्यों जीतना अति आवश्यक है? पहला कारण इसने बताया कि सुरक्षा के नजरिए से इसको जीतना अति आवश्यक है। दूसरा, इसने कहा कि अगर हमको दक्षिण भारत से सीधा संपर्क स्थापित करना है, तो इस कलिंग को जीतना अति आवश्यक है। तीसरा, इसने ये कहा कि अगर हमें समुद्र के माध्यम से जो है व्यापार करना है, तो ये कलिंग हमारे अधीनस्थ होना चाहिए। इन सभी कारणों से ये अपने राज्याभिषेक के 8वें या 9वें वर्ष में लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर देता। भीषण नरसंहार के बाद ये कलिंग पर विजय प्राप्त करता है। जब ये कलिंग पर पहुंचता है उस रण क्षेत्र में, तो जीते हुए प्रदेशों के जो बचे लोग थे उनकी करुण क्रंदन से इतना द्रवित होता है, इसकी अंतरात्मा इसको झकझोर देती है। और उससे द्रवित होने के बाद ये कहता है कि आज के बाद अब हम युद्ध नहीं करेंगे। ये धम्म नीति का पालन करने के ठान लेता है। ये कहता है कि आज से जो है ये युद्ध वाली नीति हम त्याग देंगे, राज्य विस्तार वाली नीति त्याग देंगे। आज से हम जो है केवल धर्म के मार्ग का अनुसरण करेंगे। अपने राज्याभिषेक के, जैसे हम लोगों ने देखा कि जो राज्याभिषेक होता है, इसके राज्याभिषेक के 8वें या 9वें वर्ष, 8वें या 9वें वर्ष ये कलिंग पर आक्रमण करता है। 8वें या 9वें वर्ष ये कलिंग पर आक्रमण करता है। कलिंग अर्थात आज वाला उड़ीसा कलिंग पर आक्रमण करता। उस समय वहां का शासक था नंदराज।
कलिंग का शासक नंदराज था। यह 261 ईसा पूर्व में इस पर विजय प्राप्त करता है। इसका उल्लेख कहाँ करता है अशोक? इसका उल्लेख अपने 13वें शिलालेख में करता है। 13वें शिलालेख में कहता है कि हमने कलिंग पर आक्रमण किया और इसके बाद ही जो है मेरा मन द्रवित हुआ। अब मैं जो विजय नीति थी, राज्य विस्तार की नीति थी, उसको हम त्याग देंगे। अगर इस कलिंग युद्ध का विस्तृत उल्लेख की हमको बात देखना हो तो ये खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख से हमको पता चलता है। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है इसकी विस्तृत जानकारी, जो कलिंग पर ये अशोक ने आक्रमण किया था। भीषण नरसंहार के बाद ये कलिंग पर तो विजय प्राप्त कर जाता है, लेकिन उसके बाद इसने जो है युद्ध नीति को ही त्याग दिया। इसने कहा जो दिग्विजय योजना है हमारी, इसको हम छोड़ देंगे। इस नरसंहार से पहले जो ये कलिंग का युद्ध हुआ था, इस नरसंहार से पहले अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। अशोक जो है शैव धर्म का अनुयायी था। ये हमको पता कहां से चला? ये राज तरंगड़ी से हमको पता चलता है कि ये जो नरसंहार किया इसने, राज तरंगड़ी कहती है कि जो ये अशोक था ये कलिंग युद्ध से पहले ही जो है ये शैव धर्म का अनुयायी था। साथ में राज तरंगड़ी क्या कहती है कि ये जो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर है उसकी स्थापना किसने की? उसकी स्थापना अशोक ने की। साथ में ये नेपाल में देवपत्तनम नामक स्थान की स्थापना की थी। देवपत्तन नामक स्थान की इसने स्थापना की थी अशोक। कहां पे? नेपाल में। उस समय के बाद ये मोगलिक पुत्र तिस के संपर्क में आता है। मोगलिक पुत्र तिस इसके संपर्क में आता है। मोगलिक पुत्र तिस के संपर्क में आता है। एक दिन ये अपने राजमहल के खिड़की के दरवाजे के पास बैठा हुआ था। वहां से ये देखता है कि इसका बड़ा भाई जो सुमन है उसका एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम श्रमण निग्रोथ, श्रमण निग्रोथ, श्रमण निग्रोथ ये देखता है कि वो बच्चा अपने भरण पोषण के लिए भिक्षा मांगने जा रहा था। तो इसने उसको रोका, उससे बातचीत किया। उसके बातों से, उसके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उससे शिक्षा लेने के लिए उसको और पूछता है उससे। उसके प्रवचनों से इतना ये प्रभावित हुआ, श्रमण निग्रोध के प्रवचन से ये प्रभावित होता है। प्रवचन से अर्थात उसकी बातों से इतना प्रभावित होता है कि इसने कहा कि अब हम बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेंगे, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेंगे। उत्तर भारत की अनुश्रुतियों के अनुसार, उत्तर भारत की जो अनुश्रुतियां हैं उसके अनुसार, उत्तर भारत की अनुश्रुतियों के अनुसार इसको उपगुप्त ने जो है बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया, लेकिन किसी भी धर्म के प्रति वो असहिष्णु नहीं था, वह धर्म सहिष्णु था। इसका उल्लेख वो करता है अहरौरा अभिलेख में। अहरौरा अभिलेख में वो कहता है कि मैं व्यक्तिगत रूप से जो है, इस अभिलेख में वो कहता है कि मैं व्यक्तिगत रूप से जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार किया हूं, ये हमारा राजकीय धर्म नहीं है। वो कहता है कि हम जो है अकेले से ही इस बौद्ध धर्म को स्वीकार किए हैं, ना कि हम सारी प्रजा के लिए मजबूरी या इसको जो है सभी के ऊपर थोप दें। जिसकी जो भी इच्छा हो उस धर्म को मान सकता है। जब ये पूरी तरह से बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया अशोक, तो इसने इसके प्रचार प्रसार के लिए कई उपाय किए। इसने इस बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया कि धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्त कर दी। ये कहता है कि धम्म महामात्र ये अधिकारी जो है इस धर्म के प्रचार प्रसार में भागीदार होगा। साथ में क्या करता है कि अपने पुत्र और पुत्रियों को ये भेज देता है कि बाहर भी जाके जो है इस धर्म का प्रचार प्रसार करिए। और ये क्या करता है कि जगह जगह शिलालेख लिखवाता है। शिलालेख क्यों लिखवाता है? कि उस पर अच्छी बातें लिख के जो धर्म के प्रति लोगों को प्रेरित किया जाए। शिलालेख धर्म के प्रति प्रेरित करने के लिए लिखवाता है, लोगों को धर्म के प्रति प्रेरित किया जाए, इसके लिए वो शिलालेख लिखवाता है। बौद्ध धर्म के एक उपासक के रूप में अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया जाता है।
12वें वर्ष वो निगालिक सागर जाता है और 20वें वर्ष वो लुम्बिनी की यात्रा करता है। जब ये पूर्ण रूप से पूरी तरह से जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी हो जाता है। बौद्ध धर्म का अनुयायी होने के बाद ये 10वें वर्ष बोध गया जाता है। बोध गया आप लोगों को याद ही होगा कि एक पवित्र स्थान बौद्ध धर्म का। 12वें वर्ष ये निगालिक सागर जाता है, निगाली सागर जाता है और ये 20वें वर्ष ये लुम्बिनी जाता है, लुम्बिनी की यात्रा करता है। अशोक के मृत्यु के बाद या अशोक के शासन समाप्त के बाद इसके उत्तराधिकारियों के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं है, लेकिन विभिन्न स्रोतों के माध्यम से कुछ जानकारियां प्राप्त हैं। जैसे इसके बाद एक कुणाल राजा बनता है, कुणाल, उसके बाद संप्रत राजा बनते हैं और उसके बाद दशरथ राजा बनते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। यहां से कभी कभी एक चीज पूछता है कि ये जो संप्रत है ये किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। संप्रत जो जैन धर्म का। दशरथ कौन से धर्म का अनुयायी था? ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इनमें से काफी क्रम प्रश्न निकल के आते हैं। केवल ये पूछता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन सा था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। ये इसका जो सेनापति एक ब्राह्मण सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। ये पुष्यमित्र शुंग जो है 185 ईसा पूर्व में इस बृहद्रथ की हत्या कर देता है। बृहद्रथ की हत्या अर्थात आप खुद ही समझ सकते हैं कि एक कमजोर राजा, एक जो कमजोर शासक होगा उसको मारने में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं। अगर कोई भी सेनापति हो, जैसे एक शक्तिशाली शासक हो, अशोक था, उसके पास लोग जाने में भी डरते रहे होंगे, लेकिन जब ये कमजोर शासक हो गया तो उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग इस मौर्यों का सेनापति है। इसने इसकी हत्या कर दी 185 ईसा पूर्व में और एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना करता है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।